तो मेरी पहली शर्त ये होती है कि सरवर भट्टी के बारे में आप मेरे से सवाल नहीं करें। जी। क्यों? कि जो मर जाता है उसको आप बुरे लफ्जों से याद करते हैं, ये गुनाह है। सही। और अच्छे लफ्जों से बोलेंगे तो झूठ बोलेंगे। सही नूर साहब के बारे में एक लाइन सर। अगर जो नजर आता है अगर ऐसे ही होगा, अंदर से भी ऐसे ही हो जाए तो भली हो जाए। मैंने जो कहा वो आपके सामने है। मुझे किसी भी व्यूअर्स ने ये नहीं कहा कि नासिर साहब आपने गलत किया, बल्कि जब मैंने माफी मांगी सब ने कहा आपने गलत किया। आपने किस बात की माफी मांगी? 7 साल में इधर ये जो दाएं बाएं आप दफ्तर देख रहे हैं मैं घूमता रहा हूँ, तो अंदर किसी ने नहीं जाने दिया। 7 साल बरामदों में बैठा रहा पड़ासियों के पास। लोग कहते हैं जी फवाद खान ने इतना अच्छा नहीं किया। बात दरअसल ये है कि अगर आप मौला जट पहले भी देखें तो उसमें भी असर रोल नूरी नाथ का था। शान काश अपने बाप को समझ लेता, काश अपनी माँ को समझ सकता, काश पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मोहब्बत को समझ सकता। ये उसकी बात किस्मत है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं वसफ कैफी और आप देख रहे हैं कैफीज़म। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मैं एक बड़ी तारीखी जगह पे बैठा हूं जहां की कहानियां बहुत सुनी है मैंने कि जी ये मशहूर एवरन्यू का फवारा है जहां पे सुपरस्टार्स वहीद मुराद साहब, मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, शाहिद साहब और हमारी फेमस एक्ट्रेसेस वो यहाँ पे हुआ करते थे। शाम के वक्त अब्बू भी यहाँ पे हुआ करते थे। तो आज बड़ा मज़ा आ रहा है और आज ऐसी पर्सनैलिटी जो हमारे बड़े भी हमारे सीनियर हैं उनका इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। मेरी अम्मी इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, अब्बू बहुत रिस्पेक्ट करते थे और मेरे ये मामू भी हैं, मेरे ये चचा भी हैं और ये मेरे नासिर अदीब साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर इतना लंबा और कामयाब करियर आपका, सर कभी आपने सोचा था कि आप इतने कामयाब हो जाएंगे? बस इसमें से इंटरव्यू करते हुए सर का लफ्ज निकाल दें। आप अच्छा नहीं लगते मुझे सर कहते हो, मैं आपका सर नहीं हूँ। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैंने जिंदगी में जो भी काम किया बड़े यकीन के साथ किया। अल्लाह से मांग कर चलता हूँ और मुझे यकीन है कि जो अल्लाह से मांगता हूँ वो मुझे अता कर देता है। माशाल्लाह। लिहाजा जब मैं इस सफ़र पर निकला था उसके लिए मैंने बड़ा सेक्रीफाइस किया। मैं सेकंड लेफ्टिनेंट भी हुआ, मैं असिस्टेंट सुपर जेल भी हुआ, मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री टीवी पर प्रोग्राम प्रोड्यूसर भी असिस्टेंट सेलेक्ट हुआ। मैंने सारे काम छोड़ दिए। शौक था कि मैंने नाम पैदा करना है और नाम पैदा करने के लिए रास्ता यही मिलता था मुझे। हाँ जी। तो फिर ये 7 साल में इधर ये जो दाएं बाएं आप दफ्तर देख रहे हैं मैं घूमता रहा हूँ, तो अंदर किसी ने नहीं जाने दिया। 7 साल बरामदों में बैठा रहा पड़ासियों के पास। और फिर जब चांस मिला तो अल्लाह ताला ने फिर हसन अस्करी जैसा डायरेक्टर दिया और वैसी जट फिल्म बनी और फिर पीछे पलट के नहीं देखा। क्या बात, क्या बात। अच्छा सर, किस राइटर या डायरेक्टर से इंस्पायर होकर आपने इस फील्ड में आने का सोचा? मैं किसी राइटर से भी इंस्पायर नहीं था। मैं 9th क्लास में था जब मैंने नावल पहला लिखा था। मैं पैदाइशी राइटर हूँ माशाल्लाह। और लेकिन जब मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मैंने फिल्में देखना शुरू की जी। तो उस वक्त बेशुमार राइटर थे जिनका तूती बोलता था। रियाज शाहिद मरूम थे, हजी कादरी साहब थे, तनवीर काजमी साहब थे, आगा इम्तियाज कुरैश थे, आगा संतसाल थे, हसन लखमी थे, अर्श लखमी थे, मसूर अनवर थे, फैयाज हाशमी थे और अजीज मेथी साहब थे और मोहम्मद कमाल पाशा थे। ये सब राइटरों की मैंने फिल्में देखी, लेकिन जिस राइटर से मैं मुतासर हुआ और जिस राइटर के मुकाबले में मैं समझता हूँ कि आज तक कोई राइटर नहीं आया और जिसके सामने मैं भी जीरो हूँ, उसका नाम हजी कादरी। वाह, क्या बात। सर कभी एक्टिंग करने का नहीं सोचा आपने? एक्टिंग करने का कभी भी नहीं सोचा और ना कभी मेरे बेटों ने सोचा। हालांकि मेरे बेटे माशाल्लाह तीनों बड़े खूबसूरत, यंग और स्मार्ट सब हैं, लेकिन कभी इधर ध्यान नहीं आया। और लेकिन मैंने आलमी गुंडे में और ये आदम में और एक फिल्म थी एसएम यूसुफ साहब ने बनाई थी बहू रानी। तो इन तीनों फिल्मों में एक एक सीन किया हुआ मैंने। अरे वाह वाह वाह। वो इत्तेफाक से बस एसएम यूसुफ साहब की शूटिंग देख रहा था। हाँ। और ये एवेन्यू स्टूडियो के ये मालिक के दफ्तर है, इसी में वो शॉट ले रहे थे। एक फोटोग्राफर था जिसके पास कभी तस्वीर लेने आते, तो वो एक डायलॉग बोलता कि ये तस्वीर है और ले जाओ और उसको दे देना। वो 5-6 ही थे क्योंकि तो मैं शूटिंग देख रहा था। मेरे दोस्त है खुर्शीदुल्ला, उनके साथ में आया था। तो 5-4 थे क्यों, तो मैंने उस आदमी से कहा, मैं उसका स्टूडेंट था, पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ता था,
मैंने कहा यार ये भी कोई बात है जो तुम भूल जाते हो। अब इतनी बात की तो एसएम यूसुफ उधर बैठे हुए थे, उन्होंने एकदम मुझे देखा, तुम बोल सकते हो? मैंने कहा बोल सकता हूँ, आ गया। मैं उसी ड्रेस में जो यूनिवर्सिटी का ड्रेस है, ब्लेजर पहने होने के, वो मैं आ गया। पहला शॉट ओके हो गया। फिर उन्होंने मुझे 50 रुपए का चेक दिया। वाह। तो उस दौर में 50 रुपए बड़ी बात थी जब मुझे चेक मिला। ये आपको बात मैं बता रहा हूँ 68 की। उसके बाद फिर आलमी गुंडे में सीन इसलिए किया कि एक सीन था यूसुफ खान साहब के साथ कोर्ट में। अच्छा जी। और फिरदौस जमाल साहब उसे एक सीन के लिए लाए गए थे गेस्ट। अच्छा। तो फिरदौस जमाल साहब को जब पता चला कि सामने यूसुफ खान है, उनके साथ मुकाबलेबाजी है, तो उनको ये पता था कि वो मुकालमा जरा से उल्टा सीधा हो गया तो वो गालियां भी देते हैं जरा मतवान के। तो उसने फोन कर दीजिए, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरी शूटिंग नहीं हो सकती, मैं नहीं आ सकता। जिस वक्त उसने फोन किया उस वक्त यूसुफ खान साहब सेट पर पहुंच चुके थे। मैं सीन लिख रहा था बारिश सूरी में, ऊपर अदीस खान डायरेक्टर थे, उन्हीं की फिल्म थी। तो मैं सीन लिखता आलमी गुंडे नाम पर। तो मैं अगला सीन लिख रहा तो वाकई मेरे आते ही मेरे कदमों में गिर गया। मैं क्या हुआ, मैं मर जाऊंगा, मैं क्यों आया कि कहने यूसुफ खान साहब सेट थे। फिरदौस जमाल ने कहा मैं नहीं आना, तो मेरे को एक्टर आया कोई नहीं। मैं उन्होंने कहा जी एक्टर कोई नहीं, और फिरदौस जमाल नहीं आया, वो तो मेरी ऐसी तैसी फेर दे देंगे, टाइटल मेरी फिल्म ही बंद हो जाएगी। मैं कहा यार मैं चल के समझ के नहीं, समझाना नहीं है तो उसी वकील का ड्रेस पा लो। बाकी किस्म मुख्तार मैंने वकील का ड्रेस पहना, मैं गया फिर यूसुफ खान साहब और खुद ही लिखा था तो जाहिर सी बात है आपको तो बताने की जरूरत भी नहीं कि किस वेरिएशन से बोलना क्या है। बस वो एक वो सीन और एक ये आदम में साइलेंट सीन था वकील का, वो भी वकील का था। अच्छा सर, एक बड़ा सीरियस एक सवाल है, मौला जट सर किसकी क्रिएशन है, आपकी है या सरवर भट्टी साहब की? क्योंकि मैंने उनके लास्ट इंटरव्यू मेरे चैनल पे हुआ था, उस पर उन्होंने कहा था कि जी मौला जट मेरी क्रिएशन। तो जरा मुझे बात ये है कि अब वो मर गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा करे। मैंने उनके तमाम जो जराइम है मेरी जात से जो मुतल्लिक है वो मैं माफ कर चुका हूँ जब मैंने उनके इंतकाल की खबर सुनी। वाह। उस वक्त भी मेरा वही बयान था, आज भी मेरा वही बयान है कि सरवर भट्टी राइटर नहीं था, सरवर भट्टी को राइटिंग नहीं आती थी। ठीक है, आप अगर मौला जट देखिए आपने जी, आपने वैशी जट देखी है? सर वैशी जट मुझे ये बताया मौला जट वैशी जट का, दानी वैशी जट की, बुक्को वैशी जट की और मलक आकू वैशी जट का, कोई मुझे बता दे कि वही किरदार वही कहानी, उसमें नूरी नद और दारो नतरी का इजाफा था। दारो नतरी का रोल वही तो जो गजाला बेगम ने किया था, जिनको मैं बैन कहता हूँ। वो इसलिए कि उसमें वो मलकानी थी हर दिमाग, और इसमें वो नतनी हर दिमाग बन गई, सिर्फ नाम उसका चेंज कर दिया दारो। जो विलन था उस फिल्म का वो लंगड़ा था, आपको याद होगा। जी जी, जग्गी मलिक ने किया, जग्गी मलिक ने किया, और वो बड़ा दबंग अनटचेबल था विलन वो एंड तक। तो उससे नूरी नद का कैरेक्टर करिए, अनटचेबल विलन जो है वो होता है। ये दो नाम और ये दो किरदार वो लेकर आया था मेरे पास सरवर भट्टी कि यार एक नूरी नद है और एक वो दारो नतरी। तो दारो नतरी मैंने कहा ये तो मेरी गजाला का रोल है, कहता है इसका नाम दारो रख, तो मैंने कहा दारो रख लिया। तो उसने फिल्म का वो कहता था मैं फिल्म बनानी है बग्गा भट्टी के नाम से। मैंने कहा यार ये बग्गा भट्टी कोई नाम नहीं है, मैं नहीं लिखूंगा। फिर वो मैंने वैशी जट के को जोड़ के उसका नाम मौला जट रखा। इतनी सी बात है। सरवर भट्टी साहब अल्लाह उनको वरीक़ रहमत करे। मैं तो ये आप बच्चे हैं तो आपने सवाल किया तो जवाब दे रहा हूँ, वरना मैं आप इंटरव्यू के लिए बैठता हूँ तो मेरी पहली शर्त ये होती है कि सरवर भट्टी के बारे में आप मेरे से सवाल नहीं करें। क्यों कि जो मर जाता है उसको आप बुरे लफ्जों से याद करते हैं, ये गुनाह सही, और अच्छे लफ्जों से बोलेंगे तो झूठ बोलेंगे। बात यह है कि सरवर भट्टी अगर मौला जट है तो उसने लिखी। मैं एक ऐसी मिसाल देता हूँ, तो जानवरी आम किसने लिखी, फिर हकमैर किसने लिखी, बाजार हुसैन किसने लिखी, तो सरवर भट्टी साहब ही लिख रहे थे। असल में उस शख्स में एक गड़बड़ थी जो आपने नोट भी की होगी और आप इसके गवाह भी हैं। उसको अपनी तारीफ करवाने का, अपनी तारीफ करने का शौक था। वो किसी भी आदमी की तारीफ नहीं करता था। आप देखें उसने ये किया कि जावेद फाजिल जब जैसे डायरेक्टर कट करके तो हिदायतकार आज़म का टाइटल अपना दे दिया। बाजार हुसैन के डायरेक्टर जावेद फाजिल साहब थे, आपको पता है झगड़ा हुआ उनको, जनाब वो सिर्फ डायरेक्टर रहे और हिदायतकार आज़म ये हो गए। तो जब आदमी की ये सोच हो तो उसकी बात आप क्या बात कर सकते हैं, इसलिए उस मौजूद को छोड़ रहे हैं। अच्छा सर, लेजेंड ऑफ मौला जट का एक्सपीरियंस क्या था? लेजेंड ऑफ मौला जट जो है ये भी सरवर भट्टी ने लिखी
जिसमें पूरी आलमी दुनिया को हिला दिया। जी जी जी, मैं वही पूछना चाहता कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिलाल लाशारी के साथ काम करके कैसा लगा? बिलाल लाशारी एक बहुत अच्छा इंसान है, बड़ा सबमिसिव डायरेक्टर है और बेहतरीन टैलेंटेड डायरेक्टर है। उसको सुनना भी आता है, सुनाना भी आता है। वाह, तो देखें, अच्छी फिल्म सुनाने से नहीं बनती, सुनने से बनती है। वाह, जब डायरेक्टर को कहानी सुनाए ना, वो अपनी अगर सुनाने शुरू कर देगा, कभी अच्छी फिल्म नहीं बनेगी। वो राइटर की सुनेगा, सुनना सीखेगा तो अच्छी फिल्म बनेगी। लेजेंड ऑफ मौला जट में सर आपको किसका काम अच्छा लगा है? आपको लगा अपने रोल के साथ इंसाफ किया, और किसका थोड़ा सा कहते हैं कि यार थोड़ा सा मजीद अच्छा हो सकता था? देखिए, मैं जाती तौर पर उसके काम से, हमजा अब्बासी के काम से बहुत मुतमिन हूँ। वेरी गुड। और मौला जट का रोल जो फवाद खान, उसने बहुत अच्छा किया है। लोग कहते हैं जी फवाद खान ने इतना अच्छा नहीं किया। बात दरअसल ये है कि अगर आप मौला जट पहले भी देखें तो उसमें भी असल रोल नूरी नाथ का था। मौला जट का इतना रोल नहीं था। मौला जट के हाथ में वाइंड अप था और इस मौला जट के हाथ में भी वाइंड अप था। तो इसलिए बाकी उसमें कोई ऐसी बात नहीं। मुझे हमजा अब्बासी सबसे टॉप पर लगा। बिल्कुल सर। दूसरे नंबर पर फवाद खान है, तीसरे नंबर पर अलामा मलिक है, चौथे नंबर पर वो साइमा बलोच एक लड़की है जी जी, जिसने साइलेंट एक सीन ट्रा किया उसका, वो लगी। उसके बाद गौहर रशीद। लेकिन मुझे जाती तौर पर इन सारे एक्टरों को छोड़कर जिस एक्टर ने हिट किया वो था जो मुद्दा बना था, फारिस शफी। उसका मैंने तो उसके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस देखा ना, जी जी जी, ये मैंने आज तक किसी एक्टर के चेहरे पर नहीं देखा। सही कह रहे हैं। ना उसने फवाद खान को कुछ समझा, ना हमजा अब्बासी को कुछ समझा, ना उसने दानी को कुछ समझा। मैं कहता हूँ कमाल कॉन्फिडेंस। क्या बात, वो उसका डायलॉग भी बड़ा हिट हुआ था। हाँ जी। क्या बात। तो जी टन 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 और तेरी बहनों। अच्छा सर, मेरा सेगमेंट है ये या वो और क्यों। दो नाम, उनमें से आपको एक नाम लेना होगा और आपको वजह बतानी होगी कि आपने वो नाम क्यों लिया। सर अच्छा, आसिया मैडम, बचपन के अब 8वीं क्लास में आ गया मैं, तो मैं ध्यान देने सर हम आपके साथ थोड़ा सा इस तरह से खेलेंगे। सर आसिया मैडम या अंजुमन मैडम? आसिया भाई। क्यों सर? इसलिए कि आसिया बेगम को जब मैंने पहली फिल्म में लिया ना सिमस्क्री सामने, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा यार ये प्योर उर्दू स्पीकिंग लड़की है, कराची से आई है, पंजाबी से आती नहीं। रोल आपने मुख जटे की दे दिया और जुबान सरगोदा की, ये नहीं परफॉर्म कर पाएगी। तो अस्करी साहब ने कहा नहीं यार करेगी, तुम पंजाबी सिखा देना। सब वो मेरी शागिर्द हो पंजाबी सीखने। ओह, बस ऐसा तो कुछ ना पूछो, उस लड़की ने फिर पंजाबी को अंदर कैसे घोला है, क्या बात है। और कैसे बोली है। उस एक फिल्म से मैं उसका मुतासर हूं। मतलब अंजुमन वर्सटाइल है, आर्टिस्ट हाँ है, जी। नो डाउट वो बेपनाह अच्छी, और उसने बड़े बड़े रोल किए, मुश्किल रोल भी किए और कमाल किए। मैडम रानी में आप देखें, इंसानियत के दुश्मन में उसको देखें, मतलब उसका कोई जोड़ नहीं है। आपने पूछा जवाब एक वो जी। मैंने ध्यानदारी से किया कि अंजुमन को अगर मौला जट में रोल दिया जाता और वो बेहतरीन करती तो कोई अचंभा नहीं की, अचंभे की बात नहीं थी कि पंजाबी औरत है, पंजाबी समझती है। एक कराची से आई हुई लड़की, प्योर उर्दू स्पीकिंग, और आज फिर देखे वैशी जट देख लें और मौला जट देख लें, आपको लगेगा कि वाकई ये कोई सरगोदे दी जट्टी फिरंडी। क्या बात, मुड़ मेरी शौक करना बन बैठा। हाँ। क्या अच्छा बोला उन्होंने। वाह। सर सुल्तान एक डायलॉग मैंने आज तक नहीं भूलता, कहनी मुड़ पंजाब में दो ही तो चाहिए ने, सही है, एक मौला थे कि मौले दी मन, बाकी के सारे छांड बुरा है। क्या बात। सर सुल्तान रईस साहब या मुस्तफा कुरैशी साहब? ओए, सुल्तान रईस। वाह। इसलिए कि मुस्तफा कुरैशी साहब भी नो डाउट, मैं अब ये अगर कोई नंबर देना चाहे कि मैं इन दोनों में नंबर दूं, वो मैं नंबर की बात नहीं कर रहा। नंबर तो सर दोनों बेपनाह अच्छे आर्टिस्ट हैं। सुल्तान रईस को इसलिए देता हूँ कि सुल्तान ने सारी जिंदगी, मेरी पहली वैशी जट से लेकर आखिरी फिल्म सखी बादशाह, एक ही रोल किया, मैं तेनू नहीं छड़ा। मेरी हर कहानी की बुनियाद ये सी कि जुल्म है, उन्हें कहना मैं तेनू नहीं छड़ा। सुल्तान रईस ने 73 में पहले मेरे साथ फिल्म शूट, 96 में आखिरी थी। इन 25 सालों में उन्होंने तकरीबन 274 फिल्मों में काम किया। और उनमें 247 फिल्में हिट है। यार एक ही रोल। मुस्तफा कुरैशी साहब के पास तो वैरायटी है ना, कहीं विलन आ गए, कहीं साजिश हीरो भी आ गए, कुछ आ गया।
बात यह है कि एक ही रोल करना और उसी को निभाते जाना। आप देखें इंडिया में अमिताभ बच्चन, सलीम जावेद जैसे राइटर उनके पीछे, जी जी बदमाश भी अच्छा लगता था, कलर का अच्छा लगता था, ऑफिसर अच्छा लगता था, रोते हुए अच्छा लगता था, हंसते हुए अच्छा, डांस करते हुए, इतनी वैरायटी। 9 साल से ज्यादा नहीं चला सके, 9 साल के बाद खत्म हो गया। ये आदमी एक ही रोल में यार, बड़ी और बात। एक ही गेटअप, मतलब वही पढ़ना, वही जूता, वही बात, वही बस हाथ में कभी कलाशनकोव या गंडासा या कभी डांग, कभी हॉकी, कभी कोई। लेकिन आप देखें कि उसने पब्लिक को क्या बात है। अपने से बोर नहीं होने दिया। बस ये इस वजह से मैं उसको लाइक। सर क्या कहें सर, रीमा या साइमा? साइमा, रीमा जो है वो डांसर उस जैसा कोई नहीं, बिल्कुल ऐसे। नो डाउट। और आप यूं भी कह सकते हैं कि रीमा को डायरेक्टर्स ने एक ही रोल में लेकर वेस्ट भी किया। हाँ मतलब उसको वैरायटी नहीं दी गई। हाँ मसलन जो भी रोल है, एक लड़की है मसलन डांसर है या तवाइफ है या वो मॉडल गर्ल है या कुछ है, या तो उसको उसी रोल में घुसेड़ उसी दिया। में किया। साइमा को वैरायटी मिल गई, हाँ, मतलब उसने हर किस्म के रोल किए। डाकू भी बन गई हैं। हाँ, वो ये हर गाँव किस्म के रोल की, किए। शहर आगे। तो आर्टिस्ट निखरता है वैरायटी से, फिर उसके शेड्स का पता चलता है। जब आप उसे एक ही रोल में रख देंगे तो वो आगे नहीं जा पाएगा। सर रंगीला साहब या मुनव्वर जरीफ साहब? मुनव्वर जरीफ। क्या बात है, वाह। रंगीला ने तो दुनिया को अपने चेहरे से ऐसा है, वो सामने आता है तो लोग आग पड़ते थे। मुनव्वर जरीफ खुद कभी भी नहीं ऐसा यार, उसने कोई अपना चेहरा कभी नहीं बिगाड़ा, और इतना बिखरी आदमी के वो कमाल, मतलब उसका सानी नहीं पैदा हो सकता। अच्छा जी, मसूद राना साहब या इनायत हुसैन भट्टी साहब? इनायत हुसैन भट्टी। अच्छा जी, वाह। अब लोग मैं आपको एक मिसाल भी देता हूँ तजर्बे से। मसूद राना वो सिंगर, मैं अताई आदमी, मैं कोई वो नहीं हूँ, गुणी ने आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने मसूद राना को जिंदगी में आज तक भी कोई गाना सुर में गाते नहीं देखा। एक गाना मुझे दिखा दे जिसमें उसने म्यूजिक के जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो तीसरा चौथा काला पांचवा काला, कहाँ स्टॉप है, क्या कितने था लेनी कितने नहीं लेनी, एक गाना दिखा दे उसको। इनायत हुसैन भट्टी में सबसे जो बड़ी खूबी है वो ये है, उसके गानों की मुझे तादाद याद नहीं है। फर्ज करो अगर उसने अपनी जिंदगी में 150 गाना गाया तो 151 सुपरहिट है। एक गाना ऐसा नहीं जो हिट ना हुआ। उसका गाया कोई जो मर्जी गाना उठा ले, क्योंकि उसकी गायकी में पंजाब की मिट्टी की खुशबू और वो सोच था। यही सोच और यही दर्द आलम लोहार के आवाज में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यही वजह थी कि ये दोनों के थिएटर भी बड़े मशहूर थे और दोनों आमने सामने थे। मैं इनायत हुसैन भट्टी साहब को उस वक्त से दोस्त हूँ जब वो थिएटर में थे। अरे क्या तो मैं उस वक्त सरगोदा में पढ़ता था, तो हम इनके थिएटर देखते थे, आलम लोहार का भी थिएटर देखते थे। उधर भी मजा आता था, इधर भी मजा आता था। लेकिन मतलब ये जब गाते थे ना तो इंज लगता था कोई अपने विचों यार उठ के गाना शुरू हो गया। वाह। अच्छा जी, नासिर अदीब राइटर या डायरेक्टर? राइटर। उसमें अपनी अब एज ए डायरेक्टर मैं अपने आप को नाकाम कहता हूँ। उसकी एक वजह है, मैंने एक दफा सैयद नूर साहब को देखा, डाकू रानी की शूटिंग थी जी, फिल्म बना रहे थे, मैं दुनिया देखे की शूटिंग कर रहा था, मेरी पहली फिल्म थी, सुपरहिट थी वो फिल्म। तो फवारा वहाँ था मारगला होटल में, उस फवारे पे सैयद नूर साहब बैठे हुए थे और चौधरी सलीम साहब सामने खड़े हुए थे और बेनुकत सुना रहे थे, और वो रो रहा था, बाकायदा लिटरली रो रहा था। तो मैंने उससे पूछा नहीं कि क्यों रो रहा है, मैंने प्रोड्यूसर से कहा यार क्या वजह। और जी इन्हें किया कि मैं 40 डब्बे फिल्म बनावांगी, मेरा 100 डब्बा लग गया, अजय फिल्म नहीं मुकी, 80,000 फुट ओके वे फलान है, ये है वो है, शार्ट लेंदा है तो मुतमईन ही नहीं होंदा, बार बार इंज करो वो करो ये करो वो करो, मनमानी करता है। बाहर फिल्म रिलीज होने ते आई तो उन्हें पैसे भी नहीं दिते इनू, ना कैमरे के पैसे थे, ना डायरेक्शन के पैसे थे, ना साइमा के पैसे थे। वो तकरीबन 4.5 लाख रुपया सी। डाकू रानी लगी, डाकू रानी सुपरहिट हो गई। सुपरहिट। फिर उसे प्रोड्यूसर ने ओ फवारे तो थे शिमी मारे दफ्तर के बाहर असी बैठे सन, 15-20 प्रोड्यूसर भी सन। तो उन्हें कहा जी सैयद नूर अगर फिल्म बनावे मेरी और एक वक्त बनावे एक फिल्म, 10 लाख रुपया मैं डायरेक्शन देवांगा मेरी फिल्म बनावे।
मैंने पता लगा गल की हुई, मैं फर्क समझा, मैंने पता ही लगा कि सही नूर साहब जो सोचते ने ना ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਡਾਕੂ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੂਰਤ। डाकू रानी। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਐਕਟਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੇ अच्छा नहीं कर सकते। सर फवाद खान एज मौला जट या सुल्तान रही एज मौला जट? सुल्तान रही। सर हमारी फिल्म इंडस्ट्री का पीक टाइम कौन सा था आपकी नजर में? आपकी नजर पीक टाइम कौन सा था? इसका पीक टाइम से 70 तो लेके 96 तक, जब तक नासिर दीप भी रहा तो सुल्तान राय भी रहे। हाँ वाह। और जवाल 97 से शुरू हो जोड़ी गया। टूटी तो जवाल आ गया शुरू में, 70 नहीं होता। क्या बात है। एक राइटर सी, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਕਾਜ਼ਮੀ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਰੇਗੀ ਨਿੰਮੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਿੰਮੀ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਨਿੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਨਖਰੇਬਾਜ਼ ਜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਮਨਪਸੰਦ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਈ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲ ਨਿੰਮੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿप्ट भेजो मैं पढ़ लैनी। स्क्रिप्ट पढ़े, अगले दिन डायरेक्टर गया, उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा जी मैं फिल्म नहीं करांगी। उन्होंने कहा क्यों, रोल पसंद नहीं? कहती नहीं, जिन्हें रोल लिखा उन्होंने ले आओ मेरे को, वो मैं नाके साइन कर। अली रज़ा अकादमी को चले गए, निम्मी ने बुलाया कि साइन करो, चले गए। सामने हाँ जी मैं आ गया। कहती अली रज़ा अकादमी साहब आप चाहते हैं मैं इस फिल्म में काम करूँ? कहते हैं मेरे साथ शादी करें। एक ही शर्त, उस वाली शादी होगी। वो राइटर ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਨਾਲ। ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ, ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਨਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇਗਾ ਇਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। वाह। ये उन्होंने दसा कि सुल्तान राय जो गया ना, तो मैं इंटरव्यू किया कि लोग कहते हैं कि एक गोली से एक आदमी कत्ल हुआ, मैं कहता हूँ 17 आदमी कत्ल हुए। सबसे पहले नासिर दीप हुआ, फिर यूनुस मलिक हुआ, फिर सुल्दी भट्ट हुआ, फिर दाऊद भट्ट हुआ, परवेज राना हुआ, अपना मुस्तफा कुरैशी हुआ, अंजमन हुई, सैमा कत्ल हुई, इजहार काजी कत्ल हुआ, गुलाम मुजुद्दीन कत्ल हुआ। ये 17 लाशें फिर एस खंडर फिर वेखियां ने मैं कल। सर एक एक लाइन आपने अपने सबके बारे में, जो जो नाम लूंगा एक एक लाइन आप उनके बारे में। सईद नूर साहब के बारे में एक लाइन सर। अगर जो नजर आता है अगर ऐसे ही हो जाए, अंदर से भी ऐसे ही हो जाए तो भली हो जाए। सुल्तान राय साहब सर। सुल्तान राय साहब इतने अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे इंसान थे कि हम उनको समझ नहीं सके। माहिरा खान। माहिरा खान अगर हालात के मुताबिक अगर आर्टिस्ट बन जाए, अपने आप को ढालने की कोशिश करे, तो वो पाकिस्तान से लैला लोलो बरगीदा एक आर्टिस्ट है वहाँ की, वो जीना लोलो बरगीदा। जीना लोलो बरगीदा। हाँ जी। लॉलीवुड। लॉलीवुड में अगर आदमी मुनाफकत छोड़ दे, एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ दे, तो आज भी बम्बे का मुकाबला कर सकती है। यूसुफ खान। यूसुफ खान एक अहद, एक असूल का नाम है, क्या बात। और आज तक जिंदा है। मैडम नूरजहां। मैडम नूरजहां उन लोगों में है जिनके सानी अल्लाह पैदा नहीं करता। क्या बात। शान। शान काश अपने बाप को समझ लेता, काश अपनी माँ को समझ सकता, काश पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मोहब्बत को समझ सकता। ये उसकी बदकिस्मती है। इनायत हुसैन भट्टी साहब। इनायत हुसैन भट्टी जिस मकाम के और जिस इज्जत के काबिल थे, हम उनको नहीं दे सके। कैफी साहब। कैफी साहब अपनों से दूर होके परेशान हुए, उनको अपनों से दूर नहीं होना चाहिए।
सर पिछले एक कंट्रोवर्सी हुई थी सोशल मीडिया पे, बहुत से लोगों ने आपके ऊपर एक वीडियोस बना के तो व्यूज ले लिए। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर उन लोगों को कि जिन्होंने आप इस कंट्रोवर्सी में वीडियोस बना ये दी? बात यह है कि लोगों की आदत है कि कुछ लोग अपना सौदा बेचते हैं किसी को सामने रख के। मैंने जो कहा वो आपके सामने है। मुझे किसी भी व्यूअर्स ने ये नहीं कहा कि नासिर साहब आपने गलत किया, बल्कि जब मैंने माफी मांगी सब ने कहा आपने गलत किया। आपने किस बात की माफी मांगी? मैंने कहा मैंने माफी सिर्फ इस बात की मांगी कि मेरी बात से अगर कोई हर्ट हुआ है तो मैं उससे माफी चाहता हूँ। मैंने माफी मांग ली, लेकिन लोगों ने उस मसले को इतना उछाला कि मैंने तो एक जुमला बोला था ना रवानी में, उन्होंने तो उसको अपना सौदा बेचने के लिए पता नहीं क्या कुछ किया, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, यूट्यूब चैनल का अपने करने के लिए उन्होंने बार बार सौदा बेचा और मेरे ही क्लिप चला चला कर बेचा। तो मुझे अल्लाह ताला ने एक दरिया की सूरत पैदा किया है असल, और दरिया से हर पानी पीता है, जानवर भी पीते हैं, दरिंदे भी पीते हैं, परिंदे भी पीते हैं, चरिंदे भी पीते हैं, इंसान भी पीते हैं। दरिया बहता रहता है, दरिया के पानी में कभी कमी नहीं आई। आपने सरवर भट्टी के बारे में सवाल किया था, सरवर भट्टी का आगाज भी नासिरुद्दीन था, अंजाम भी नासिरुद्दीन। उसके घर में जितनी रेल पे पैसे की है उसकी वजह नासिरुद्दीन था। जाते हुए भी 2 करोड़ रुपए के लेकर गया है मौला जट के टाइटल का। तो मेरे से तो लोगों ने बड़े फायदे उठाए। मैंने अल्लाह से मांगा, अल्लाह मुझे देता है, कोई बात नहीं। आप एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखते हैं सर, कोई ऐसी एकेडमी आपको नहीं लगता कि आपको बना लेनी चाहिए जिसमें आप लोगों को कुछ सिखाएं, डायरेक्शन सिखाएं, राइटिंग सिखाएं, बोलना ही सिखा दें? हमारे तो यहाँ पे लोगों को बोलना भी नहीं आता सर। मैं तो सब अकेडमी बनाने के इसलिए हक में नहीं हूँ कि अकेडमी बनाने से कई बातें पैदा होती हैं। और यहाँ का अकेडमी बनाकर एक आदमी ने अकेडमी बनाई थी और उसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आया, क्योंकि वहाँ बातें कुछ और शुरू हो जाती हैं, काम कुछ और शुरू हो जाते हैं। मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया हुआ है जी, उस पे मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा जिसमें मैं ऑनलाइन लड़कों को और लड़कियों को एक्टिंग भी सिखाऊंगा, डायरेक्शन भी सिखाऊंगा, बोलना भी सिखाऊंगा। भारत में आपके बड़े दोस्त हैं, आपका काम को बहुत लोग पसंद करते हैं, जिनमें से एक धर्मेंद्र साहब भी हैं। तो सर उनका कोई मजेदार से कोई वाकया सुनाइए, कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ। वाकयात तो बेशुमार है, बस एक वाकया आपको सुनाता हूँ कि धर्मेंद्र साहब की जब मैं कहानी लिखने गया तो उनको कहानी सुनाई। जब 5वें सीन पर पहुंचा, वो शराब उन्होंने पी हुई थी, वो रात को, आपको पता है हिंदुस्तान में तो सारी शराब, जी, नशे में थे, और वो और मैं अकेले थे। ओहो, तो जब मैंने 5वां सीन सुनाया तो उसके बाद एकदम वो उठे और उन्होंने जोर से कहा नासिरुद्दीन, और फ्रिज था, उठ के और उसके ऊपर इतने जोर से मुक्का मारा कि वो टूटते टूटते बचा। मैं ये समझा कि बात गड़बड़ हो गई है कुछ, अल्लाह खैर करे। मैं सहम गया। अब वो मुसलसल मुझे घूर रहा था और बार बार कह रहा था हाय नासिरुद्दीन। अब इस तरीके से जब कोई सारी यहाँ हिलाता तो भाई मतलब कि तेरी में ऐसी तैसी फेर लेना हो। जी 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 जी। तो मेरी जो कंडीशन थी वो मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत बुरी थी। एनी हाउ कुछ देर बाद उन्होंने दोनों हाथ बढ़ा के मुझे डॉलों तो फड़िया तो उठाया। मैं इस तरह उठा जब एक मुर्दा उठा, क्योंकि मेरी तो जान ही नहीं रही। मैं क्या प्रदेश आया पता नहीं की कर दे, सीने ना ला के उन्हें मेरे मथा चूमिया। वाह, मथा चूम के उन्हें एक जुमला बोलिया जेड़ा उत्थे दे अखबार ने भी छापिया। 88 की गल है, कहंदा नासिरुद्दीन साहब इस वक्त हिंदुस्तान की आबादी 88 करोड़ है। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ उनमें एक भी नासिरुद्दीन नहीं। वो एक जुमला सी, ਉਹ जुमला की सी, ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ सही, ਜੱਜ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ हे भगवान तुमने मुझे सच बोलना सिखाया और मैंने तेरे सच को इंसाफ बना दिया। आज मुझे इतनी शक्ति दे भगवान कि मैं अपने इंसाफ की रक्षा कर सकूं। तो उस पर लाफ्टर और लैपर देखकर पीछे अमरीशपुरी खड़ा हो, जो विलन है। जी जी, वो चलता हुआ पास आता है और पास आके तो वो जो मूर्ति है उसको ना मापना शुरू करता है। आज 1 2 3 4 5 वाली सोचती है वो। ये जुमला था। कहता है
ठाकर बलदेव सिंह 5 फुट पत्थर के टुकड़े से जिंदगी की भीख मांगने आए हो तो, और अगर पत्थर के टुकड़े किसी को जिंदगी दे सकते तो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ के साए में रहने वाले हिंदुस्तानियों में से किसी को मौत ना आती। ओए 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 है जुमला। और बात सुने क्या कहता है यार, हमने हिंदुइज्म को बड़ा कंडम किया है, कभी कहा है कि एक भगवान इतने मांगने वाले पत्थर हो गया, कभी हमने कुछ कहा। जिस तरीके से और जिस दलील के साथ तुमने आज हिंदुइज्म को कंडम किया है, इस बुत परस्ती को, यार इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। और सलम दनासी गीता का बेटा, उस स्क्रिप्ट का वो अजय तक नहीं बनी। गीता का बेटा, वाह डर गया। वाह, क्या बात सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे टाइम दिया, इस चैनल को टाइम दिया। अपना बहुत ख्याल रखिए सर, और इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सर। आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट भी 1-2 आ रहे हैं जिसमें गामा भी आई गेस है, जी हाँ। तो मैं उसका बहुत वेट करूँ। थैंक यू सो मच जी। ये था आज का शो, आपसे मुलाकात होगी अगले इंटरव्यू में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।